तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैकर की पाठशाला में। मैं मिस्टर हैकर आज आपके लिए एक फिर से नई क्लास लेके आ गया हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ लिया था, वो था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण। और आज हम उसके आगे यानी कि सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जो कि है निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, जिन्होंने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें पहला पार्ट मैं करा चुका हूं और आज हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट की, यानी कि निरक्षीय स्थिति। तो चलिए पेन और कॉपी लेके बैठिए और करते हैं अपनी डेरिवेशन। तो बच्चों, हमारी जो डेरिवेशन है वो क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक द्विध्रुव बनाएंगे। तो चूंकि पिछली क्लास में हम बता चुके हैं कि फिगर कितना इंपॉर्टेंट है, साथ में इसके साथ जो थ्योरी होती है बेटा वो कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इनका आना आपको जरूरी है। बिना इनके आप डेरिवेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि यूपी बोर्ड है। आप किसी भी बोर्ड में जाओ आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा। तो हमने क्या ले लिया, सबसे पहले मान लिया हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसका नाम हमने ले लिया बेटा ए बी। डाइपोल के बीच के डिस्टेंस यानी कि चार्जों के बीच क्या बेटा मानते हैं हम लोग, 2L। तो हमने मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिस ए पर क्या है बेटा माइनस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश किस पे है बेटा बी पर, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी लेते हैं बेटा 2L। फिर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट, एक यहां से मध्य बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम डाल लेते हैं बेटा O, यहां से लिख लेते हैं। तो इसके मध्य बिंदु O से इसकी निरक्षीय स्थिति पर एक लंब रेखा यानी कि एक नॉर्मल लंबवत एक आर्क डिस्टेंस पर पॉइंट ले लेते हैं, वो पॉइंट हो गया P। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या करेंगे। तो नॉर्मल के लिए आप स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेट स्क्वायर का भी यूज कर सकते हैं। तो इसके मध्य बिंदु से हम लोगों ने आर्क डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया P। चलिए थोड़ा सा साफ बना दिया आपका, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले माना एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, ए पर माइनस क्यू है, बी पर प्लस क्यू। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है बेटा 2L। फिर हम लोग मानेंगे कि इसके मध्य बिंदु से एक लंब रेखा या लंब दूरी यानी कि नॉर्मल जिसको बोलते हैं, लंब दूरी यानी कि R पर एक बिंदु है P द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अभी सारी थ्योरी बकायदा लिखेंगे। अब उसके बाद सेकंड काम क्या होता है, सेकंड काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग पिछली क्लास में आपको मेथड बता चुके हैं, तो अगर आप नहीं समझ रहे हैं या एक शॉर्टकट में जानना चाहें तो आप इतना समझेंगे कि अगर हम इस पॉइंट को प्लस मान के चले, ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट मान के चले, अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो आएगी वो माइनस के कारण कहां आएगी बेटा, अंदर की तरफ आएगी, यानी कि इधर की तरफ। यहां पर ऐसे समझेंगे माइनस क्यू इस वाले को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन में फील्ड होती है, तो ये फील्ड होगी हमारी ई ए बेटा, ठीक है। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी वो P से A की डायरेक्शन में लग रही होगी, ठीक है बेटा। ऐसे ही प्लस क्यू चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी बेटा, वो कहां बेटा जाएगी आपकी, तो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कहां जाएगी बेटा, बाहर की ओर लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हो गया बेटा ई बी। ध्यान समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमने क्या किया, माइनस क्यू आवेश के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जिसका नाम था ई ए। वो क्या करेगा, पी से ए की डायरेक्शन में इधर की तरफ लग रहा होगा, प्लस चार्ज है, ये प्लस माना है तो यहां पे प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा तो फोर्स बाहर की तरफ जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन में फील्ड आएगा ए बी हमारा। समझने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। जैसे आपको सरल लगे वैसे समझो, ठीक है।
क्योंकि आपको बोर्ड में लिख के आना है, आपको करके आना है। तो हमारा पहला तरीका है कि आप इसको प्लस पॉइंट मान लो, ठीक है, चूंकि ये पॉइंट है, पॉइंट को हम लोग मान लें प्लस। तो हम लोग देखेंगे माइनस इस प्लस चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, यानी कि जो फोर्स लगेगा वो आकर्षण का लगेगा। जो फील्ड होती है वो फोर्स की डायरेक्शन में होती है, इसका मतलब फील्ड कहां जाएगी बेटा, अंदर की तरफ। सेकेंड चीज, ये प्लस है, ये प्लस माना ही है, तो प्लस और प्लस के बीच क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण, यानी फील्ड फोर्स की डायरेक्शन में बाहर जाएगी। क्लियर। ए पॉइंट के कारण हमने ई माना और यहां पे बी पॉइंट के कारण ई बी माना, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा तरीका देखेंगे, दूसरा तरीका आपको पता है, जो फील्ड होती है वो निगेटिव की तरफ आती है, पॉजिटिव से जाती है। तो जाहिर सी बात है, तो यहां पर जो फील्ड आएगी वो निगेटिव की ओर आ रही होगी और पॉजिटिव जा रही होगी, तो ये फील्ड बाहर की तरफ चली गई। ये दूसरा तरीका है। तो आपको बस डायरेक्शन देनी है, बाकी तरीके आपको कोई भी यूज कर सकते हो। अब ये एंगल कितना होगा बेटा, मान लें ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। नॉर्मल सी थ्योरी है, अगर आप किसी भी लाइन को लंबवर्धक करोगे तो उसके साइड के एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर। हमने मान लिया थीटा एंगल है, ठीक है। अब हम मेथड आपको जो सिखाने वाले हैं वो थोड़ा किताब से हटके है, थोड़ा सा अलग है। वो वाला मेथड अगर सीखना चाहेंगे तो आप कमेंट करेंगे, बुक वाला वो भी सिखा देंगे, ठीक है। उसमें कंपोनेंट वगैरह तोड़ना होगा, फिर काफी टाइम लगता है, उसमें थोड़ा दिमाग का दही हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एक दूसरा मेथड सीखने वाले हैं, जो कि क्लास 11 में हम लोगों ने सीखा था, ठीक है, वेक्टर फॉर्मूला जब पढ़ा था। चलिए वहां देखते हैं। तो अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों एंगल है थीटा। तो बचपन में हम लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी थी, बहिष्कोण की प्रमेय। क्या होता है बेटा बहिष्कोण प्रमेय, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, यानी कि ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल किसी एक भुजा को बढ़ाएं तो बाहर जो एंगल बनेगा वो अंदर बचे शेष एंगल के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब, अगर हम इस भुजा को बढ़ाएं तो यहां जो एंगल आएगा वो इस एंगल के योग के बराबर होगा। यहां भी देखेंगे हमने इस भुजा को ऐसा लगा बढ़ा रखा है, तो ये जो एंगल आएगा वो इन दोनों को योग के बराबर आएगा, यानी कि ये जो एंगल आएगा वो कितना होगा बेटा, 2 थीटा। कितना हो जाएगा बेटा, 2 थीटा। तो यहां पर हम देख क्या पा रहे हैं कि यहां पर हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो इसका नेट फील्ड जो आएगा वो इधर की तरफ आएगा। इसको डाल देते हैं हम लोग ईपी। क्या डाल देते हैं, ईपी। जो आपका वो वाला कंपोनेंट वाला फॉर्मूला आएगा या फिगर बनेगा, उसमें हम लोग यहाँ पर EP इज इक्वल टू EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा प्लस, इसके बाद साइन को हम देखते हैं, वो अलग मेथड है, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके बताइए आपको कौन सा मेथड ज्यादा बढ़िया लगा, ये वाला मेथड या पुराना वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो थोड़ा सा साफ करते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने बेटा बनाया उसकी थ्योरी लिखनी है। क्या लिखनी है बेटा, थ्योरी। तो सबसे पहले हम यहां पे थोड़ी थ्योरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना AB एक, राइटिंग पे मत जाना बेटा, थोड़ा स्पीड में करने की वजह से थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, बाकी आपको बोलते जा रहे हैं उसको सुनते रहना। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्लियर, पहला काम। दूसरा, बिंदु A पर -q तथा B पर +q आवेश है। हो गया। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, बिंदु A पर -q तथा B पर +q आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना बेटा, 2l है। तथा यह संपूर्ण निकाय, वो अपनी लैंग्वेज में थ्योरी लिखनी है, ठीक है। जितना इजी हो सके उतना इजी लिखिए, जो आपको समझ में है वो लिखिए, लेकिन जरूरी नहीं किताब का ही रटे। स्टेप जो आप करते जा रहे हो वही स्टेप यहां पे लिखना है। तो हमने क्या लिखा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है तथा यह संपूर्ण निकाय एक ऐसे माध्यम में रखा है
जिसका परावैद्युतांक कितना बेटा के। तो ये हो गई नॉर्मल बेसिक थ्योरी। तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, बिंदु ए पर -q तथा बी पर +q आवेश है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, ठीक है, तथा यह संपूर्ण निकाय एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है बेटा k, ठीक है, इतना तो लिखेंगे। तो ये हमारा द्विध्रुव तैयार हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, मध्य बिंदु से इस पर एक पॉइंट माना था। चलो थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं, क्या लिखेंगे, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव की लंब रेखा या लंब दूरी R पर एक बिंदु P है। पहले इतना समझेंगे। हमने क्या लिखा, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव की लंब दूरी R, या द्विध्रुव की लंब दूरी या द्विध्रुव से लंब दूरी R पर एक बिंदु P है, जहां क्या ज्ञात करना है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए ठीक है, जहां ना सुनना भैया दोबारा रिपीट कर लेना, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी स्पीड में लिख रहे हैं, तो राइटिंग पे बिल्कुल ना जाए, ठीक है। जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु P पर देखते हैं हम लोग, इसके कारण जो फील्ड लगती है वो E है, तो क्या लिखेंगे, -q आवेश के कारण, वैद्युत क्षेत्र कितना है, EA वेक्टर तथा +q आवेश के कारण वेक्टर EB है, समझे। तो -q के कारण EA और इसके कारण क्या मान लिया बेटा, EB है, ठीक है। और कुछ माना है नहीं, लगभग सब कुछ हो गया। अब डिस्टेंस ले लेते हैं, -q और P के बीच की डिस्टेंस देख लेते हैं भाई। तो क्या देखेंगे भाई, यहां पर अगर हम देखेंगे तो आपको पता है ये लंब है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। 90 के सामने वाला बेटा क्या होता है, कर्ण, और अगर ये मध्य बिंदु है तो ये वाली डिस्टेंस बेटा L हो जाएगी, ये वाली भी क्या हो जाएगी हमारी, L हो जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम देखें तो हमारे पास है बेटा, इसको निकालना है, -q से कितनी डिस्टेंस है तो हमको निकालना है कर्ण, और हमारे पास लंब है और आधार है भाई, थीटा के सामने वाला लंब, 90 के सामने वाला कर्ण, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आधार। ये तो बेसिक है, आपने पढ़ा होगा 9th में, मैथ में पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ा तो 90 के सामने वाला बेटा कर्ण होगा, थीटा के सामने वाला लंब होगा, ये वाला फिर हो गया हमारा आधार। तो इन दोनों में देखो, थीटा के सामने लंब जो है वो आ रही है, दोनों के लिए कॉमन है, आधार भी कॉमन ही है, तो कर्ण भी कॉमन ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर बताएंगे इनको, पाइथागोरस प्रमेय से दोनों, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, दोनों आवेशों, ठीक है बेटा, दोनों आवेशों से बिंदु P समान दूरी कितनी बेटा, कर्ण का मान क्या होता है बेटा, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर,
तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर स्थित है। बस, तो इतना काम आपको करना है। नोट करना चाहें नोट कर लें, फिर से एक बार आपको दोहरा देते हैं। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, बिंदु ए पर माइनस क्यू, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा 2l है। ठीक है, उसके बाद और ये पूरा निकाय जो है हमने मान लिया एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तांक बेटा कितना है, k है। वायु में होगा या निर्वात में रखेंगे तो k का मान पता ही आपको 1 कर देंगे। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर हम लोग इससे लंबवत दूरी जो लेंगे r, मध्य बिंदु से लंबवत दूरी r पर बिंदु क्या मानेंगे P, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना बेटा EA प्लस Q आवेश के कारण कितना बेटा EB माना हम लोगों ने। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों ने ज्ञात किया कि दोनों आवेशों से यानी कि माइनस Q और प्लस Q आवेश से जो बिंदु P है वो समान दूरी पर है, वो जो कि है रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। थ्योरी को बढ़ाएंगे नहीं, इतना लिख दें ताकि थ्योरी और फिगर का आपको एक नंबर मिल जाए और बाकायदा आपको समझ में आए या एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ आपने जो किया है वो लिखा भी है। ठीक है, तो इतना नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन पे। चलिए, तो चलिए बच्चों करते हैं अब आगे। तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग किसी एक चार्ज के कारण, तो क्या लिखेंगे माइनस क्यू। चलो इस बार थोड़ी राइटिंग को सुधारने की कोशिश करते हैं, स्पीड लेकिन कम हो जाएगी। तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, वो स्पीड की वजह से राइटिंग नहीं हो पाएगी, स्पीड बनानी ही पड़ रही है बेटा। तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। चलिए निकालते हैं भाई। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, E माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू के कारण क्या आ जाएगा बेटा EA। ठीक है, फॉर्मूला होता है 1/4πε0 K, परावर्तांक है आपका माध्यम में रखा हुआ है, Q बटे, चूंकि फील्ड जो होती है हमारी माइनस की नहीं होती है, इसमें चार्ज केवल परिमाण रखा जाता है, तो क्या होगा हमारा केवल Q आएगा बटे आर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हम लोगों ने पीछे कितनी निकाली थी बेटा पाइथागोरस से, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वाली क्या आएगी बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर होता है जो डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, और डिस्टेंस हमारी बेटा कितनी आई है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q बटे आर स्क्वायर। आर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे माइनस क्यू कारण हो चाहे प्लस की, दोनों सेम है, तो रूट के अंदर आपका आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q के बटे में आ जाएगा, ये रूट हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, केवल आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और चेक करेंगे फील्ड कहां जा रही है, तो बताएंगे ये जो फील्ड है वो P से A डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या लिखेंगे PA दिशा में। ठीक है, PA दिशा में, भीतर की ओर बाहर की ओर, तो P से A डायरेक्शन आपने लिख ली, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसके नीचे बोर्ड में आएगा नहीं, मतलब कैमरे में नहीं आएगा, तो हम यहां से करते हैं। चलिए अब हम किसके कारण निकालेंगे बेटा प्लस क्यू, तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
चलिए बच्चों निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो प्लस क्यू के कारण हमारा लिखेंगे, हमारा क्या था बेटा, ई बी, हाँ यहां वेक्टर लगा लेंगे हम लोग, इज इक्वल टू 1/4πε0 के। ठीक है, प्लस क्यू के कारण यानी कि क्यू लगेगा, डिस्टेंस वही है तो रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, नई लाइन से क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो जाएगी बेटा सेकेंड। ठीक है, ये फील्ड कहां जा रही है बेटा, बी से पी डायरेक्शन में जा रही है हमारा, तो क्या लिख देंगे, बीपी दिशा में। ये लिखना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि दोनों फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, इसका कंपोनेंट टूटा है। अब समीकरण 1 और 2 को जरा देखेंगे तो दोनों समीकरण हमको बराबर दिख रहे होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां बताएंगे इनको, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 1 और 2 से या समीकरण 1 2 की तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा बेटा EA इक्वल आ रहा होगा EB के, और इसको हम लोग मान लेंगे E। EA देखो दोनों समीकरण सेम आ रहे हैं तो हम लिख लेंगे EA जो इक्वल है वो किसके, EB के, और हम इस चीज को मान लेंगे E, दोनों इक्वल है तो एक कांस्टेंट मान लिया या कोई एक मान लिया हमने नियतांक टाइप का E, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक, अब E और EA के बीच यानी EB और EA के बीच यहां वेक्टर यहां पे भी छूट गया थोड़ा सा, दोनों के बीच थीटा कितना है, 2 थीटा, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर EA व वेक्टर EB के बीच कोण कितना है, कोण 2 थीटा है, अतः जब हमारे पास किन्हीं दो सदिश राशियां या कोई दो सदिश राशियां किसी थीटा कोण पर होता है तो उनका परिणामी निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने 11 में क्या पढ़ा था, EA व EB के बीच कोण थीटा या 2 थीटा है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या आएगा बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए निकालते हैं, तो आई थिंक आपको इतना दिख रहा होगा तो लिख सकते हैं इतना। तो EP बराबर बेटा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा था R इज इक्वल टू रूट के अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस का 2PQ कॉस थीटा, या R इज इक्वल टू रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। कॉस के साथ जो एंगल आता था वो दोनों वेक्टर के बीच का हुआ करता था। ठीक है, याद तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो आपको कहीं बता देते हैं, यहां लिख लेते हैं। तो R इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था रूट के अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस का 2PQ कॉस थीटा। कॉमन टीचर्स यही लिखाते हैं, PQ में कराते हैं, स्टैंडर्ड दिखाएंगे तो AB कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, वही यहां पे यूज कर रहे हैं। तो यहां पे वेक्टर E का अगर निकालेंगे हम लोग परिणामी तो क्या आएगा, वेक्टर EA स्क्वायर प्लस वेक्टर EB स्क्वायर प्लस का 2 वेक्टर EA वेक्टर EB कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 2 थीटा, दोनों के बीच जो एंगल था वो कितना था, 2 थीटा। हो गया, समीकरण 1 और 2 से मिल गया था, इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 3। तो क्या लिखेंगे, तो समीकरण नंबर 3 से दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा है आपको, अगली बार चेंज कर देंगे लाइन। EP इज इक्वल टू आएगा रूट के अंदर EA और EB दोनों E है तो हम यहां लिख सकते हैं वेक्टर E का स्क्वायर प्लस वेक्टर EB का स्क्वायर प्लस का 2, यहां सेम ही है, EB कहां, यहाँ पे E रख रहे हैं ना, E रखेंगे, यहां पे भी रखेंगे वेक्टर E इंटू वेक्टर E cos 2 थीटा। ठीक है, सिंपल।
यहां पर ई लिखा, यहां पर ई लिखा, यहां पर ई और ई लिखा, cos 2 थीटा कर दिया। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम साफ करते उधर ले चलते। आई थिंक अब फिगर का शायद काम नहीं है, नोट करिए। तो नोट हो गया बच्चों, चलो साफ करते हैं इधर। तो ये वाली इक्वेशन उधर फिर से लिख लेते हैं, ध्यान रहे, ठीक है, दोबारा नोट कर रहे हैं हम यहां पर। तो EP इज इक्वल टू क्या निकल के आया था बेटा, नोट क्या आगे बढ़ाते हैं। तो ई स्क्वायर और ई स्क्वायर, वेक्टर ई का स्क्वायर करेंगे तो ई स्क्वायर स्क्वायर, ये क्या हो गया बेटा 2 वेक्टर ई का स्क्वायर। बताइए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया बेटा 2x स्क्वायर। यहां पे क्या है 2e स्क्वायर, तो यहां पर क्या बन जाएगा 2 वेक्टर e का स्क्वायर, साथ में क्या था बेटा cos 2 थीटा। हो गया। अब हमारा हो गया तो इसको हम करते हैं रफ, ताकि हमको संपूर्ण जगह मिल जाए। हाँ चलिए करते हैं। अब यहां पे बेटा देखो कुछ कॉमन मिल रहा होगा, 2 वेक्टर ई स्क्वायर क्या मिल रहा है बेटा कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है कॉमन। जब कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा बेटा 1, यहां पे क्या बचेगा बेटा cos 2 थीटा बचेगा, बाहर में क्या है EP वेक्टर। ठीक है, यहां से देखोगे क्या बेटा बाहर आ रहा है, आपका कुछ बाहर आ रहा होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं EP वेक्टर इज इक्वल टू ई स्क्वायर है वेक्टर ई का, बाहर आ जाएगा, एक ई बाहर चलाएगा बेटा, रूट के अंदर अब आपके पास बचेगा 2, 1 प्लस cos 2 थीटा को ऐसा तोड़िए कि 1 भी चला जाए हमारा। कैसे तोड़ेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने फॉर्मूला, आज काम आ रहा है। -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचने वाला है आपके पास, आपके पास बचेगा बेटा EP इज इक्वल टू, अब इसको साफ कर देने इसकी जरूरत नहीं है ताकि हमको थोड़ी और जगह मिल जाए। तो वेक्टर EP इज इक्वल टू वेक्टर E रूट के अंदर 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। हो गया, cos स्क्वायर बचेगा, 1 1 कैंसिल। रूट से बाहर क्या निकाल लेंगे हम लोग बेटा 2 बाहर निकाल लेंगे, वेक्टर E बाहर निकाल लेंगे, cos स्क्वायर थीटा था तो cos थीटा निकल आएगा, ये हो गया हमारा EP। हो गया। E की वैल्यू आप समीकरण 1 और 2 की जब तुलना की थी, समीकरण 3 बनाया था, वहां से E की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो वेक्टर E का मान व cos थीटा का मान रखने पर, चलिए रखते हैं, तो EP इज इक्वल टू आएगा 2, E की जगह क्या आया था बेटा हम लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, ऊपर क्या था आपका Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आया था इनटू cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला बेटा क्या होता है आधार बटे कण, तो यहां आधार क्या बेटा L, कण हमारा क्या आया था बेटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट आया था, रूट को तोड़ के लिख देंगे 1/2। ठीक है, रूट को हटाएंगे उसकी पावर हो जाएगी 1/2। तो वेक्टर EP इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, ऊपर देखो Q और ये 2L क्या बन रहा है बेटा P, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K ऊपर बन जाएगा P। नीचे देखो जरा, आधार समान है तो घातें ऐड होंगी, ये पावर 1 माने, तो नीचे आने वाला है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 में 1/2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 3/2। रफली अगर देखें तो 1 + 1/2 ऐसे जोड़ देंगे, एलसीएम बनेंगे हम लोग 2 आएगा, 2 इधर जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, आएगा 3/2 ऐसे। ठीक है, जिसकी थोड़ी मैथ कमजोर है उसके लिए। तो बाकी अब आपको आता दिख गया होगा, आपको पता भी आगे करना क्या गाइस।
तो चलो बच्चों अब आगे करते हैं थोड़ा सा। बाकी थ्योरी यहां पे आपको पता है, चूंकि भाई 2l अल्प दूरी है, उसके बाद एल कर रहे हो वो छोटा हो गया भाई, 2l वैसे भी छोटी है, एल और छोटा है, तो एल स्क्वायर का तो और छोटा हो जाएगा भाई। तो क्या लिखेंगे, चूंकि एल आर की तुलना में कितना है बेटा, छोटा है, छोटा नहीं बहुत छोटा है, अतः एल स्क्वायर तुलना में बहुत छोटा, लिख दो बहुत छोटा है, अर्थात जो एल है वो बहुत ग्रेटर देन नहीं, लेस देन, मोर लेस देन आर बना देंगे। अतः एल स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में और अधिक क्या होगा बेटा, सूक्ष्म होगा। अतः एल स्क्वायर को क्या बेटा मानेंगे हम लोग, नगण्य मानेंगे। देखो राइटिंग बिगड़ गई, आपसे भी एग्जाम में ऐसे बिगड़ेगी जब स्पीड में हो गए। एल आर की तुलना में बेटा बहुत छोटा है, अर्थात हम बोल देंगे कि एल मोर लेस देन आर, अतः एल स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में तो और छोटा होगा या सूक्ष्म होगा, अतः एल स्क्वायर को हम लोग नगण्य मानेंगे। तो यहां से नगण्य मतलब गिनती ही नहीं, उसकी गणना ही नहीं करनी है। तो अब हम लोग साफ करके डायरेक्ट यहां फॉर्मूला लिखते हैं अब हम लोग। तो वो नोट कर लिया था आप लोगों ने, चले तो यहां पे करते हैं हमारा EP इज इक्वल टू आने वाला था हमारा बेटा 1/4πε0 के P अपॉन एल स्क्वायर नगण्य, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो EP 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला बेटा निरक्षीय स्थिति। क्या हो गया हमारा, निरक्षीय स्थिति। तो नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए आप लोग ये डेरिवेशन। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करा दी बेटा, निरक्षीय स्थिति में करा दी। अब अगली क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक लेके आएंगे। अभी इसमें एक और है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती है, बहुत कम मतलब 5 से 10% चांस होते हैं, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव की किसी स्थिति, मतलब कहीं भी हो गई। तो एक द्विध्रुव होगा, द्विध्रुव से थीटा कोण पर या किसी भी एंगल पे एक दूसरा पॉइंट यानी ये P पॉइंट जो है अब ना अक्ष पे होगा ना निरक्ष पे होगा, थीटा कोण पर होगा, तो वो फॉर्मूला लागू होता है। तो हो सकता है अगली क्लास में वो आए। तो तब तक के लिए चलते हैं बच्चों, मिलते हैं आपके साथ एक नई क्लास में। और ध्यान रहे हम हर क्लास में केवल वही टॉपिक को लेकर अभी आ रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास मिस ना करें। और क्लास लेट इसलिए हो रही है क्योंकि कैमरे में दिक्कत आ गई है, माइक थोड़ा खराब हो गया था, तो न्यू माइक आया है, ऑर्डर कर दिया गया है, तो मंडे तक लगभग आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक पोस्ट भी डाली थी कि मंडे से आपकी क्लासें प्रॉपर लगेंगे। और एक डाउट सेशन भी होगा लाइव, जो कि होगा शाम को 8 बजे से 9 बजे के बीच में, जिसमें आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। जो भी क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में पढ़ने को लेकर, या क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, आपके साथ कोई समस्या आ रही है या जो भी है वो आप डिस्कस कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए जय हिंद बच्चों, तैयारी करते रहिए।